अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। नाजरीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं आज की गुड न्यूज़ से। वो ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो रिजर्व्स हैं उनमें एक राइज देखा गया है। $9 बिलियन से अबव जो है वो यहाँ पर एक ओवरऑल रिजर्व्स है वो देखे जा रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि फाइनली हमारे पास जो हमारी किटी में पैसे हैं वो बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज पहले हम स्ट्रगल कर रहे हो रहे थे कि $1 बिलियन कैसे हम IMF से लेते हैं और कैसे हम आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमारे पास वो चीजें, वो लेवल्स, वो जो एक अलाइन हुआ हुआ ट्रैक मौजूद है जिसके जरिए काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आज हम ये डिटेल बात करेंगे। स्टॉक मार्केट के हालात देखते हैं तो यहाँ पर एक अच्छी चेंज दिखाई दे रही है। 78,000 का लेवल है और ये इंटेक्ट दिखाई दे रहा है। 78,800 अबव आज क्लोजर हुआ और एक फ्लैट नोट पे एंड हुआ। इट मींस के आज वीक लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और आज के दिन भी मार्केट के अंदर जो ऑफलोड पोजीशंस वाली एक सिनेरियो डेली बेसिस पे या फिर एक जाता है वो आज देखा नहीं गया। उसके बरक्स हमने देखा कि मार्केट में एक डाउन साइड के बाद रिकवरी हुई और फ्लैट नोट पे, पॉजिटिव नोट पे क्लोजर हुआ। और वीक का पूरा एक अगर हम सम अप करें तो इस वीक के अंदर एक पैरेलल, एक कंसोलिडेटेड मार्केट और साथ साथ फॉरेनर्स की बाइंग देखी गई। तो एक अच्छी चेंज इस वीक के अंदर देखी गई है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन भी है, वॉल्यूम्स भी अच्छे जनरेट हुए और वो डिविडेंड जो कि अभी हमारे सामने आ रहे हैं डेली बेसिस पे, जो रिजल्ट्स अनाउंस हो रहे हैं वो भी बड़े अच्छे एक पे आउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मजीद भी बात करेंगे, फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम मार्केट के हवाले से बात करेंगे। क्या ट्रेंड्स हैं, क्या फ्यूचर हैं, आने वाले दिनों में कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे रुपये अप्रिसिएशन हो रही है, बिजनेसेस पे क्या इम्पैक्ट होगा। रुपये अप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है लास्ट ईयर हमने देखा था जबकि रुपी जो है वो डाउन साइड पे था। उस फ्लक्चुएटेड कंडीशन में बिजनेसेस बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे, लेकिन अब जैसे ही हमने पूरे साल के अंदर एक हम कह सकते हैं स्टेबिलिटी देखी या एक कंसोलिडेटेड जो रुपी की वैल्यूएशन है वो देखा और अब एप्रिसिएशन डेली बेसिस पे देखी जा रही है। 5 पैसा, 10 पैसा, 12 पैसा और आज के दिन भी एक एप्रिसिएशन देखी गई है। तो इन एप्रिसिएशन का जो इम्पैक्ट है वो क्या होगा। सो वी हैव हियर अ वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। हमें ज्वाइन किया है अतीकुर रहमान साहब ने। आप फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एनालिस्ट हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अतीक साहब, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सज्जाद साहब, आप एनालिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। अब से कुछ देर बाद हमारे साथ फरीद आलम साहब भी मौजूद होंगे। आप CEO हैं AKD सिक्योरिटीज के, ओवरकॉल मौजूद होंगे, आप उनको भी हम खुशामदीद कहेंगे। सो मैं अतीक साहब से सबसे पहले पूछना चाहती हूँ सवाल। अतीक साहब, बिजनेसेस पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, रुपये एप्रिसिएशन देखी जा रही है और खासकर इस सिनेरियो में जब हम बजट के बाद एक नए से हम कह सकते हैं ना फिस्कल ईयर में दाखिल हुए और नए कुछ हमारे पास एवेन्यूज जनरेट करने का भी माहौल है। एक स्टेबल गवर्नमेंट है और इस गवर्नमेंट के साथ हम नए चैलेंजेस के साथ भी हम आ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं तो चैलेंजेस भी बढ़ते जाते हैं। तो क्या समझ रहे हैं अतीक साहब, कैसे देखते हैं रुपये एप्रिसिएशन कैसे इम्पैक्ट करती है बिजनेसेस को? बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ रुपये एप्रिसिएशन की बात हो रही है वहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज की बात भी करेंगे और ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे, जिसमें एक्सपोर्ट्स की बात हम खास तौर पे करेंगे। इन तमाम बातों को करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट जो कि करंट अकाउंट डेफिसिट की शक्ल में हमारे सामने आ रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट 163 तकरीबन मिलियन डॉलर्स पर है और मैं समझता हूं कि ये फर्दर इसकी रिडक्शन होगी अगर हमारे पास जो कोशिश हो रही है गवर्नमेंट की तरफ, बड़ी पॉजिटिव मूव, और वो ये हो रही है कि किसी तरह जितना फॉरेन एक्सचेंज ऐड कर सकें हम लोग करें, और वो रेमिटेंसेस से काफ़ी हद तक $3 बिलियन तक तो हमारा हो गया है। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हम कुछ कर रहे हैं कि IMF वगैरह से ये लोन आ जाए और ये जब लोन आएगा तो $7 बिलियन मज़ीद ऐड हो जाएगा। और साथ ही साथ देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, जिसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज एक्सपेक्टेड होता है। और फिर इंपोर्ट भी कटेल करी गई और $5 बिलियन पे उसको रोका हुआ है और उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट को कंट्रोल कर रही हैं और जो हमारे एक्सटर्नल पेमेंट्स हैं उस पर थोड़ा सा बोझ कम हुआ है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम सारी ज़िंदगी एक बात का शिकार रहे हैं। ये बात हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में रहते थे। हमेशा हमारे पास एक क्राइसिस रहता था जिसमें हमारे पास ट्रेड डेफिसिट की वजह से इंपोर्ट बेइंतहा और एक्सपोर्ट कम, पूरे साल का डिसिप्लिन ही मैनेज नहीं होता था। यू आर वेरी राइट, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता था और ये प्रॉब्लम अब कुछ कवर होता नज़र आ रहा है। तो ये एक बड़ा बेनिफिट है कंट्री का और इकोनॉमिक ग्रोथ में इसका बहुत बड़ा किरदार है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छा बड़ा अचीवमेंट है। साथ ही साथ हमको देखना चाहिए कि और किन शोबों में
जो आपने रुपये की बात की, तो उस रुपये को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोशिश की जा रही है। तो वो हम देख रहे हैं कि जहां हम अपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट करंट अकाउंट डेफिसिट और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस वगैरह की बात कर रहे हैं, वहाँ हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि हमारी जो ट्रेड है उस ट्रेड को सिर्फ हम करेंसी के थ्रू ही स्वैप नहीं करें, बल्कि हम देख रहे हैं कि हम उसमें डिफरेंट करेंसीज को भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, चाइना के साथ, रशिया के साथ और दूसरे मुल्कों के साथ। इस पे भी एक बड़ा अच्छा उनकी करेंसी में हम डील उनकी करेंसी में ट्रेड। और साथ ही साथ आप ये देखिए कि कोशिश ही की गई है कि किसी न किसी तरह बाटर पे भी हम चले जाएं। बाटर एक बहुत अच्छा जरिया है ट्रेड करने का, और बाटर पे जब हम जाते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जो है ना वो थोड़ा सा बचा रहता है और वो उसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा होता नहीं है। ज़्यादातर ईरान और रशिया के साथ ही हम बाटर ट्रेड के ऊपर आते हैं, वो भी हम कर रहे हैं, और हम करेंसी को भी स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि सेम उनकी करेंसी में कुछ ना कुछ ट्रेड कर सकें। इस पर भी काम हो रहा है। देखिए, इट्स नॉट ईजी। ये सारा कुछ करने के लिए हमें अपने उन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है जो हम डॉलर के थ्रू कर रहे होते हैं। किस तरह से हम डॉलर को माइनस करके किसी और करेंसी में आएंगे, ये सारी मैं सिर्फ वो कोशिशों का नाम बता रहा हूँ कि जिसमें कुछ ही में तो कामयाबी हो गई और कुछ में कामयाबी होने जा रही है। लेकिन ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि जो रुपये है, लोकल करेंसी हमारा, वो हमेशा स्ट्रांग रहे और इतना ज़्यादा इसमें परेशान कुन सूरत हाल ना है जैसे माजी में हुआ है कि वो डॉलर के अगेंस्ट बहुत ही ज़्यादा गिरावट उसमें आती रही है। राइट, आपने सही कहा बिल्कुल, और इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। मैं आमिर सजाद साहब से चाहूँगी कि वो इंट्रोडक्टरी कमेंट दें। आमिर साहब, आप क्या समझते हैं, रुपये अप्रिसिएशन कितना इम्पैक्ट करेगी बिजनेसेस को? देखें, ज़ाहिर सी बात है इम्पैक्ट तो है और करेगी भी। तो जैसे आज के जो टॉपिक्स हैं उसमें एक चीज़ तो मैं कुछ चीज़ें ये बताना चाहूँगा कि जैसे हमारा जीडीपी के बारे में बताना चाहूँगा। इस साल का जो हमारा ग्रोथ रेट चल रहा है वो 2.38% चल रहा है। अगर स्टॉक मार्केट की बात की जाए तो 79.5% सिंस जुलाई 2023 जो है उसने सर्च किया है, उसने राइज किया है, और उसको इस साल जो है हाईएस्ट एवर उसने जाके टच किया 81,939.84 जी जुलाई 2024 में, और लास्ट ईयर का जो हाईएस्ट पॉइंट था वो था 41,452। तो इसका ह्यूज डिफरेंस है। तो मार्केट में ऑलरेडी जो ये डिफरेंस है वो नज़र आना ऑलरेडी शुरू हो गया है। इन्फ्लेशन की जहाँ तक बात करें, 2021 में 8% था, 2022 में 12% था, 2023 में 29% था, और इस साल इस वक्त जहाँ हम बैठे हुए तो कमी देखी जा रही है, 24.76% पे हम आ गए। तो अगर आमिर सजाद साहब, यहाँ मैं आपको करेक्ट कर दूं, लास्ट ईयर 38% था और अभी 11% पे आ गए हम। जी। तो ये तो बड़ा ही एक खुशाइन बात है कि हमारे पास इन्फ्लेशन के नंबर्स बड़े अच्छे होते हुए दिखाई। इसमें आप जिस भी जगह देखें इस वक्त तो पॉजिटिव इंडिकेटर्स मार्केट में नज़र आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी जो है बात है। और उसके साथ जो है एक्सपोर्ट का जैसे इन्होंने जिक्र किया, तो बड़ा इम्पोर्टेंट रखता है पाकिस्तान की ग्रोथ में कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो इंपोर्ट कर रहे हैं उनको अगर हम एक्सपोर्ट यहाँ बनाना भी शुरू करें और एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दें उनकी, और सिर्फ टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर वही चीज़ जाके मिल जाती है एजुकेशन सेक्टर से कि उस पर बहुत ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत है। जो 55% का है, जो हमारे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते, अगर हम उसके ऊपर सीरियसली काम करें तो आप ये देखेंगे कि यही चीज़ रिज़ल्ट होनी शुरू हो जाएगी। अभी अगर हम इसकी भी बात करें फॉरेन रेमिटेंसेस की, तो ये भी आपकी बढ़ सकती है, क्योंकि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे उतने ज़्यादा लोग आपके इंडस्ट्री में भी आएंगे और उतने ही ज़्यादा लोग आपके बाहर भी जाएंगे। तो आपकी इसी के ज़रिए, क्योंकि जब आपके जो लोग पढ़ लिख के जाएंगे उनके पास हुनर होगा तो उनको फौरन बाहर बुला सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और उससे जाहिर सी बात है कि आपका जो फॉरेन रेमिटेंसेस आती हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, 2 टाइम्स इवन 3 टाइम्स। तो लॉन्ग टर्म सोच की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है। जैसे हमने हर दफ़ा बात की विजन की ज़रूरत, विजन 20 पाकिस्तान का जैसे बने, अभी 2024 में तो बैठे हुए हैं, उससे रिलेटेड हम सारे हमारे जितने भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और जहां प्रॉब्लम्स नहीं भी हैं, क्योंकि हमें ये नहीं करना कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व तो करना ही है, और जो बाकी चीज़ें हमारी अच्छी चल रही हैं उनको भी कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, उसके भी नंबर्स को कैसे ऊपर बढ़ाया जा सकता है। तो ओवरऑल आपको 360 डिग्री पे पाकिस्तान के लिए काम करने की ज़रूरत है, और इसके अंदर
मैं कहता हूं कि सिर्फ हुकूमत का ये काम नहीं होता, मैं हर दफ़ा ये कहता हूं इसके अंदर लोगों को भी आगे बढ़ना चाहिए। और हमारा जो झंडा है उसका रंग सब्ज और सफ़ेद है, तो उसके अंदर यकीन रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल। पाकिस्तान ने हमेशा, उसके झंडे ने हवा में ऊपर ही रहना है, लहराते रहना है, और पाकिस्तान का नाम इंशाल्लाह हर वक्त ऊपर ही रहना है। बिल्कुल। अतीक साहब, मैं आपसे पूछूंगी कि एक तरफ हमारे पास यहाँ अपने इंडिपेंडेंस डे भी देखा अभी अगस्त के महीने में ही, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि अब जो चैलेंजेस हैं उनको ख़त्म करना है। बिजली के ऊपर काफ़ी कोशिशें की जा रही हैं, एनर्जी क्राइसिस जो कि एक इशू है, इसको तमाम कम्युनिटी भी इस पे वॉइस रेस कर रही है, और तमाम इंडस्ट्रियलिस्ट भी चाहते हैं कि बिजनेस के जो कॉस्ट है, जो इफेक्टिवनेस वो हो जाए। उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? एनर्जी टैरिफ के ऊपर तो काफ़ी बात माजी में भी हुई है और अभी भी हुई है, और हम देख रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सर्कुलर डेट की वजह से भी, और ये जो कुछ हम डिस्कोस के साथ फेस कर रहे हैं या आईपीपीस के साथ फेस कर रहे हैं, और जो कैपेसिटी पेमेंट्स के बारे में हम लोग हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, ये सारी चीज़ों ने मिलकर हमारे एनर्जी टैरिफ को इतना बढ़ा दिया है कि ये अनबियरेबल हो गया है। और हम देख रहे हैं कि हमारे जो इलेक्ट्रिक टैरिफ है उसकी वजह से हमारी जहाँ इंडस्ट्रीज, हाउस होल्ड पे, एग्रीकल्चर पे सबसे बढ़कर जो डैमेजिंग है वो हमारे एक्सपोर्ट पर असर पड़ा है। और हम देख रहे हैं, हम कंपटीशंस में जा रहे हैं तो बहुत परेशानी हो रही है इस बात पे। एक बात जो बड़ी ज़रूरी है, जो आमिर ने भी कही, कि हमारा जो सबसे लाली परचम है उसको हमेशा लहराते रहना है इंशाअल्लाह ताला। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स है, आप देखिए पिछले प्रोग्रामों में भी काफ़ी बात इस पर मैं कर गया हूँ, और आप देखिए अक्टूबर से मेड इन पाकिस्तान कितना ग्रो हो रहा है और किस तेज़ी से। और आप किसी भी स्टोर में जाएं, चाहे ग्रोसरी में जाएं, चाहे मेगा स्टोर में, चाहे सुपर मार्केट में जाएं, आप देखिए आपको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स आम मिलती नज़र आती हैं, और आप मांगते भी पाकिस्तानी प्रोडक्ट, क्योंकि एक सोच पैदा हुई है। और इस उसमें तो बहुत ज़्यादा बात इस पे की गई कि प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान एंड प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान दोनों को हमें फ़रोग देना है, इसकी ग्रोथ पे हमें काम करना है, और इसकी ग्रोथ पे हम बड़ी आसानी से काम करने में कामयाब हो गए। और हम देख रहे हैं बेवरेजेस सिर्फ नहीं है, हमारी कन्फेक्शनरी भी है, हमारे बहुत सारे आइटम, फार्मास्यूटिकल में तो थे ही, और यू जस्ट नेम इट, इट्स अ बिग नेम। तो ये सारी चीज़ें मेड इन पाकिस्तान अक्टूबर के बाद बहुत ज़्यादा आ गया। अच्छा, जब मैं प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान की बात करता हूँ तो मैं हमेशा उसकी इंडिकेशन मेरी ये होती है कि मैं देखता हूँ कि हमारी जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए भी पिछले दिनों एग्जीबिशन हुई, और इतने सारे बायर आए, और पता नहीं क्या क्या कितना काम टिडैप ने किया, काबिल तहसीन है ये बात। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान, जो एग्रीकल्चर के थ्रू हमारी चीज़ें आ रही हैं, या जो फार्मर्स के थ्रू आ रही हैं, या जो हमारी प्लांटेशंस के थ्रू आ रही हैं, उनका भी एक अच्छा बड़ा मांग है दुनिया में। और अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप मुझे ये बताइए ना कि एक तरफ आपने सही जिक्र किया, थोड़ा सा हम कोल्ड स्टोरेजेस के हवाले से बात करते थे, वेयर हाउसेस के हवाले से बात करते थे, आपको याद होगा बहुत पहले भी बात करते थे, और काफ़ी हद तक अब काम हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर को आप देखें तो वहाँ पे काफ़ी एक ग्रोथ, एक वाज़े तौर पर उभरती हुई मार्केट न्यू दिखाई दे रही है कि यहाँ पर हमारे पास भी ये सेक्टर मौजूद है, और दुनिया में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है अगर हम ये मार्केट कैप्चर करें। इसको कैसे देखते हैं आप? नताशा, आपने बड़ी दिल लगती बात की, और ये इस बात पर मैं आपको तफसीलात के साथ बताऊं कि हमें थोड़ा सा माजी में जाना होगा कि हमारे पास आज से 10-20 साल पहले पर्पस बिल्ड वेयर हाउसेस होते थे, ना पर्पस बिल्ड कोल्ड चेन्स होती थी, ना प्रोसेसिंग यूनिट्स होते थे, और ना हमारे पास साइलोज होते थे। ये सारी मेन चीज़ें इकोनॉमिक की ग्रोथ पे, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये प्रोड्यूस की बात करते हैं, तो आप देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात कह के बात करना चाहता हूँ आगे। वो बात यह है कि अभी गवर्नमेंट ने एक इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया जिसके लिए हम डिमांड भी कर रहे थे, और काफ़ी दिन से रिक्वेस्ट भी थी, और लगातार गवर्नमेंट्स के साथ बता रहे थे कि आप इसको इंडस्ट्री का दर्जा दें। जब आप इसको इंडस्ट्री का दर्जा देंगे तो इसके कंसेशन और फैसिलिटेशंस बढ़ जाएंगी, और इस पर काम करना आसान हो जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एक बहुत शानदार इंसेंटिव है और बड़ा अच्छी स्टेप लिया, और वो स्टेप थी कि इंडस्ट्री और लॉजिस्टिक्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया, वेयर हाउसिंग को और लॉजिस्टिक्स को एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया। और इंडस्ट्री का दर्जा देने से क्या हुआ कि हमारे मुल्क के जहां कूल चेन्स, कोल्ड स्टोरेजेस, प्रोसेसिंग यूनिट्स, हमारे साइलोज और पर्पस बिल्ड वेयर हाउसेस ग्रोथ करेंगे और फैसिलिटेट होंगे, और उसमें आसान हो जाएगा उसका रेंटल और उसकी। अतीक साहब, यहाँ मैं आपको पॉज करूंगी। अभी हमें ज्वाइन किया है फरीद आलम साहब ने, आप हैं सीईओ एकेडी सिक्योरिटीज के, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। जी, थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब, क्या कहेंगे मार्केट के हवाले से? वीकेंड है और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे अभी की मार्केट को? देखें, अगर सिर्फ आज की मार्केट की बात कर लें तो आज तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का दिन था।
बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल कंपनीज का जो फर्स्ट रिजल्ट आया, उससे लोगों को ये उम्मीद बन चली है कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफी देर से अलाउ किया, काफी टाइम लगाया, बट नॉन एसेंशियल जो मेडिसिन हैं उसके ऊपर जो प्राइसिंग उन्होंने अलाउ कर दी, जिसकी वजह से, और हालांकि इस वाले जो क्वार्टर आया है ये अप्रैल या मई में अलाउ हुई थी, इनकी जो ड्रग्स की प्राइसेस नॉन एसेंशियल की बढ़ाना अलाउ किया था, उससे पूरा फार्मा सेक्टर रीरेट हो गया। और यही काम अगर थोड़ा पहले कर लेते तो शायद बहुत सारी मल्टीनेशनल्स यहाँ से जाने का प्लान किया उन्होंने, वो ना जाती। आज तो मार्केट जब 400 पॉइंट प्लस पर अभी हुई, फरीद साहब, जब गवर्नमेंट आई है जब ही ये इनिशिएटिव लिया है ना, गवर्नमेंट भी तो आई जब ही लिया ना ये इनिशिएटिव। जी, गवर्नमेंट ही ने लिया, गवर्नमेंट को थोड़ा सा खैर जाहिर है जब गवर्नमेंट ने सोचा कि इट्स अबाउट टाइम तो फिर दिया, और एसेंशियल को फिर भी नहीं दिया, और देना चाहिए। नॉन एसेंशियल के लिए उन्होंने प्राइसिंग की पॉलिसी को जब नरम किया तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत सारी कंपनियों की, पूरे फार्मा इंडस्ट्री की, लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी बढ़ जाएगी, और शायद सही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दूसरा आपने सवाल किया, हाँ सेक्टर शिफ्टिंग हो रही है। जो हमारे इंडेक्स हैवी वेट्स हैं उसके ऊपर आज थोड़ा सा, जब मार्केट एक टाइम पे 400 पॉइंट प्लस थी, वहां से सेक्टर शिफ्ट हुआ और फिर मार्केट क्लोज टू पार, जहां से 0-0। राइट अच्छा, एक और चीज ये कि फरीद साहब थोड़ा सा ट्रेंड के हवाले से बात करें तो इस आपने सिर्फ आज की मार्केट को स्पेसिफिकली डिस्क्राइब किया है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मार्केट का ट्रेंड भी आप डिस्क्राइब करें कि अब आने वाले दिनों में क्या ट्रेंड होगा, और जो मार्केट जिस तरफ जा रही है, तो इज दिस इट्स अ सेइंग कि अब मार्केट अगर कंसोलिडेट हो रही होती है तो फिर उसके बाद बहुत एक अच्छा बूम आता है, तो क्या ऐसा ही है? फरीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फरीद साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करते हैं। मैं अतीक साहब से पूछूंगी। अतीक साहब, हम कोल्ड स्टोरेजेस के हवाले से बात कर रहे थे और आपने लॉजिस्टिक्स के हवाले से हमें एक अच्छी और गुड न्यूज़ दी, क्या कहेंगे? देखिए, तो अभी बात हो रही थी जो फार्मास्यूटिकल में, फार्मास्यूटिकल का एसेंशियल है कोल्ड स्टोरेजेस, कूल चेन्स, उनको ज़रूरत है। जो मेडिसिन बनाते हैं उसको प्रिजर्व करते हैं, किसी के अपने, किसी को हायर करना पड़ता है। अगर इसमें एडवांसमेंट नहीं होगा, तरक्की नहीं होगी, तो हमारे फार्मास्यूटिकल वही दबी दबी सी रहेगी। देखिए, बड़ी ज़रूरी है। हमारी मुल्क की जो मेजर इंडस्ट्रीज है ना, उसमें बहुत बड़ा किरदार है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। और आप देखें दुनिया में हमारी फार्मास्यूटिकल की डिमांड है। इट्स नॉट ओनली सेंट्रल एशियन कंट्रीज, मैं आपको बताता हूँ कि अफ्रीकन कंट्रीज में भी जो दोस्त वोस्त मुझे मिलते रहते हैं उससे बताते हैं कि बड़ी फार्मास्यूटिकल की डिमांड है, हमारी दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है वहाँ पे। वो तभी पॉसिबल है जब कुछ आज हुआ और ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल्स पे कामयाबी हुई है। तो जो इस कामयाबी के बाद हमारी फार्मास्यूटिकल इस सेक्टर को इम्प्रूव कर सकेगी। और बात बिल्कुल सही है कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो सोच रही थी या जो चली गई हैं, जो पैकअप कर रही थी, जो मर्जर या अमलगमेशन में चली गई थी, वो ज़रूर अब सोचेंगी कि उनको वापस आना और काम करना है, क्योंकि यही मुल्क में एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेक्ट सामने आ गया, एक बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी सामने आ गई, और एक बहुत पुरानी डिमांड इस बात की सामने आ गई कि फार्मास्यूटिकल्स को ग्रो करने के लिए चांस देना चाहिए, और उनको वो कंसेशन देने चाहिए, वो एक्स्ट्रा टैक्स से जून पे लगे हुए उनको विड्रॉ करना चाहिए, ताकि हमारे फार्मास्यूटिकल ग्रो कर सके और हमारे जो दवाइयों के दाम है वो भी थोड़ा कम हो जाए और फिर हम कंपटीशन पे भी जा सकें। ये बहुत ही एसेंशियल है। मैं एक बात आपको इसके साथ साथ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वैल्यू एडेड सप्लाई चेन जो है, वैल्यू एडेड सप्लाई चेन जिसकी आप बात करते हैं, वेयर हाउस से हटकर, कूल चेन से हटकर, तो एक बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है दुनिया का। इस वैल्यू एडेड सप्लाई चेन में सबसे बड़ी सप्लाई चेन फार्मास्यूटिकल है, जिसकी बात अभी फरीद साहब कर रहे थे। बिल्कुल। इस वैल्यू एडेड सप्लाई चेन को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं? इस वैल्यू एडेड सप्लाई चेन को आगे बढ़ाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी टेक्निकल एबिलिटीज को बढ़ाया जाए, इसकी मार्केटिंग की जाए और इसकी क्वालिटी को इंप्रूव किया जाए। ये सारी चीजें जब हम कर लेंगे तो हम वैल्यू एडेड सप्लाई चेन थ्रू फार्मास्यूटिकल, बहुत बड़ा एक रास्ता है हमारे सामने, इंसेंटिव है जो हम इस प्रोग्राम से बता सकते हैं कि हम आगे जा सकते हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर की ही बात हो रही है तो यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि तकरीबन 825 कंपनीज फार्मास्यूटिकल की पाकिस्तान में है, जिसमें 25 जो कंपनीज हैं वो मल्टीनेशनल हैं, बाकी जो है वो लोकल कंपनीज हैं। और साथ साथ अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो 90% ऑफ आवर डिमांड, जो लोकल डिमांड होती है, उसको फार्मास्यूटिकल सेक्टर खुद फुलफिल करता है। 10% हम इम्पोर्ट करते हैं, तो इट्स अ वेरी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सामने आ गई, एक और अचीवमेंट गवर्नमेंट
का सामने आता है, स्टेट बैंक उसमें आता है सबसे ज़्यादा। वो ये कि जब बात कर रहे हैं, आपने कहा फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल्स, कॉर्पोरेट और फिर पाकिस्तान की लोकल कंपनीज। पाकिस्तान की लोकल कंपनीज जो फार्मास्यूटिकल है, हमें नहीं भूलना चाहिए वो एसएमईज है। अभी गवर्नमेंट ने डबल कर दिया क्लीन लैंडिंग फैसिलिटी ऑफ विथ ओनली गारंटी। आपको कुछ जरूरत नहीं है कोलैटरल्स और डॉक्यूमेंटेशन में जाने तो की। इसको आप ये अनाउंसमेंट आ गया ऑलरेडी। थोड़ा सा आप जरा इसको लेमैन लैंग्वेज में समझाएं उन लोगों के लिए जब SME में एसएमईज करना की चाहते लैंडिंग हैं। की बात हो रही थी तो हम लोग देख रहे थे कि एसएमईज पे जो लैंडिंग है वो स्टेट बैंक से डिमांड की जा रही है कि उन्होंने बहुत बड़ा इंटरेस्ट रेट रखा हुआ है, बहुत बड़ा कोलेटरल रखा हुआ है, बहुत ज्यादा गारंटीज मांगते हैं और उसका पे बैक जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो एसएमईज अवेलिंग, अभी अनाउंसमेंट जो आई है उसमें दो चीजें आई हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। एक ये कि जो कुछ भी एसएमई लैंडिंग है उसको क्लीन कर दिया गया, क्लीन मतलब देयर इज नो लैंडिंग, उसके नो कोलैटरल, ओनली गारंटी, पर्सनल गारंटी। आप लोन ले सकते हैं, कितना तक, उसको डबल कर दिया, 10 मिलियन तक आप जा सकते हैं और उसकी गारंटी को 1.1 ट्रिलियन तक कर दिया गारंटी को कि आप लोन के ऊपर अगर लोन लेकर जा रहे हैं आगे तो ये जो हमारी लोकल फार्मास्यूटिकल की बात हो रही है इसको आगे बढ़ावा देने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। बड़ी एक अच्छी बात कही है अतीक साहब ने। एसएमई सेक्टर के लिए बड़ी एक गुड न्यूज है। हमारे साथ फरीद आलम साहब अगेन मौजूद है, उनको खुशामदीद कहते हैं। फरीद आलम साहब, आपसे दोबारा राब्ता किया गया है। सर ये बताएं कि आगे मार्केट के ट्रेंड्स और फ्यूचर क्या देखते हैं, खासकर ये कंसोलिडेटेड मार्केट है और आने वाले दिनों में काफी रूम दिखाई दे रहा है कि अब एक बूम सिचुएशन आ सकती है। जी बिल्कुल, जो सिर्फ ये अगले 5-7 दिन जो हैं इसके अंदर दो न्यूज का इंतजार जरूर करेंगे जो मार्केट प्लेयर्स। एक तो आईएमएफ का इनका एग्री करके आगे बढ़ना, जो कि राइटिंग इज ऑन द वॉल, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल एक्ट आफ्टर गेटिंग दिस इंक्ड आउट थिंग। दूसरा, हमारे जो मॉनेटरी पॉलिसी की स्टेटमेंट में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कितना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कितना रेट कट देगा। तो आई थिंक ये दो चीजें ऐसी हैं सितंबर को अनाउंसमेंट है, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है पॉलिसी रेट के हवाले से? देखिए, आईएमएफ का प्रोग्राम और मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अगर हम आईएमएफ प्रोग्राम में ना होते तो हमारी ख्वाहिश और हमारी एक्सपेक्टेशन होती एक हेफ्टी रेट कट की, बिकॉज रियल इंटरेस्ट रेट जो हमारे इस वक्त 10% हो गए हैं, इस जैसे यानी इन्फ्लेशन आपकी अगर लेट से 11 है और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में आपका जो इंटरेस्ट रेट है अभी भी 19 जैसा है, तो इतना बड़ा कभी भी हमने फरीद साहब 9.5% की एक्सपेक्टेशन जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को है इन्फ्लेशन की, जब पॉलिसी रेट अनाउंसमेंट होती है। चलें आपकी एक्सपेक्टेशन को छोड़ें, आप प्रोग्राम के साथ थोड़ा सा एक इसको मद्देनजर रखते हुए बताएं ना कि हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं। आपको जो बात कर रहा हूँ आप कुछ और समझिए। मैं ये कह रहा हूँ कि रियल इंटरेस्ट रेट हमारे इस वक्त जो हैं वो 9% और देयर अबाउट पॉजिटिव हैं। पाकिस्तान की और बहुत सारे मुल्कों की हिस्ट्री में इतने रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव कंट्रीज नहीं कैरी करती। तो दूसरा, ये मैंने आपको ये कोशिश की बताने की कि आईएमएफ के प्रोग्राम में होने की वजह से हम इतनी हैफ्टी कट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि 150 या 250 बेसिस पॉइंट तक रेट कट आ सकता है। वाओ, दिस इज वेरी गुड। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बड़े ऑप्शंस भी हमारे पास मौजूद हैं और दूसरा ये कि हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी ये भी एक हैप्पी हो जाएगी। तो स्टॉक मार्केट में क्या देखते हैं, अगर थोड़ा सा मार्केट का जो एक अट्रैक्शन है या मार्केट की जो ये लुक्रेटिवनेस है वो कितनी ज्यादा है और लोगों को क्या एडवाइस करेंगे? जी, मैं वही बात दोबारा एक दफा कहूंगा अपने इन्वेस्टर क्लास से भी और सारे पाकिस्तानी से भी, अभी भी हमारी मार्केट 4 प्राइस अर्निंग मल्टीपल पे चल रही है और ये इसलिए है कि इंटरेस्ट रेट हाई थे, पावर की प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, एक्सचेंज रेट तो खैर अब अल्लाह का शुक्र है पिछले 8-10 महीने से बहुत स्टेबल है, और लेकिन हमारी प्रॉफिटेबिलिटी कॉर्पोरेट्स की कम नहीं हुई और सिर्फ प्राइस डिस्कवरी कम होना शुरू हो गई थी, जो कि अब वापस आ रही है। लेकिन अभी भी हम जब वापसी का सफर स्टार्ट हुआ है हमारा प्राइस डिस्कवरी का और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में थोड़ी थोड़ी प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो अभी भी 4 के मल्टीपल पे है। हमारा जो मीन है वो 7 टाइम्स के मल्टीपल पे है, जो कि रीजन में सबसे कम तरीन है। इंडिया 19 के मल्टीपल पे है, वियतनाम और आगे है, और डेवलप्ड वर्ल्ड को तो आप छोड़ ही दें। तो आई थिंक इन द टाइम्स टू कम जो इंटरेस्ट रेट की हमारी एक्सपेक्टेशन है, मेरी पाकिस्तानियों की और जनरली जो नजर आ रहा है, तो द राइटिंग ऑन द वॉल जो हम पढ़ पा रहे हैं, उससे स्टॉक मार्केट का केस और कॉज अभी
समझना और इसके ऊपर इन्वेस्ट कराना और करना, मेरे ख्याल से इट इज एब्सोल्युटली क्लियर कि अगर कोई खुदाना खास्ता वाला केस ना हो, एक्सचेंज रेट स्टेबल हो रहे, क्योंकि हमारी इन्फ्लेशन के नीचे आने में एक्सचेंज रेट ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एग्जैक्टली। फरीद साहब, एक तरफ हमने न्यूज देखी थी लास्ट, आपको थोड़ा सा 2 वीक्स से हम जरा पास्ट में चले जाएं तो यहाँ पे हमने एक रिसेशन टाइप की न्यूज देखी जिससे इंटरनेशनली भी स्टॉक एक्सचेंजेस पे उसका इम्पैक्ट आया, फिर उससे थोड़ा सा यूएस में भी रेट कट के हवाले से बात होने लगी, और फिर उसके बाद अभी भी रेट कट उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये जो थोड़ा सा मैंने इस बैकग्राउंड को इसलिए टच किया है कि इसका कोई इम्पैक्ट तो हमारे पास नहीं आएगा, क्योंकि हमारी मार्केट में उसका एक शॉक आया था और फिर उसके बाद वो सब कुछ एब्जॉर्ब हो गया था। तो अब क्या दिखाई दे रहा है? जी देखें, इंटरनेशनली तो मार्केट एक दफा बहुत गिरी थी, फिर वापस लेट्स से 10% गिरी थी, तो फॉलोइंग 2-3-4 डेज में वापस 7.5% रिकवर कर लिया था, लेकिन नेगेटिव रही थी उस हफ्ते में, जिस हफ्ते मैंने देखा था। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इसका इम्पैक्ट नहीं आया, और वो जो वजूहात थी वो आपको पता है कि ग्लोबल जो एक हिस्टीरिया क्रिएट हो गया था वॉर का और थोड़े से अटैक्स का, वो वाली कहानी अलग थी। बट आई थिंक हमारी जो फंडामेंटल्स, जिसके ऊपर प्लेन वनीला मैं बात करूं तो उसके अंदर कॉर्पोरेट अर्निंग्स और जो फाइनेंशियली हमारी लेवरेज कंपनीज हैं जिनकी पास बोरिंग ज्यादा है, फाइनेंशियल चार्जेस उनके बहुत बढ़ गए थे, जो 22-24% पे चला गया था उनका बोरिंग रेट, अब अगर 18 पे और 17 पे और 16 पे आना शुरू हो गया है, तो इन हाईली लेवरेज्ड कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी में एक जो सर्ज आएगा, जो इंक्रीज आएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी इन द मार्केट, इन देयर शेयर प्राइस। और दूसरी ये है कि जब यहाँ इजी मनी मिलती है लोगों को, कि किसी को अगर 20% उनका बैंकर दे रहा था फ्री में रेंट सीकिंग मॉडल पे, अच्छा, अब वो 15% देगा, तो 15% डिविडेंड यील्ड वाली तो बहुत सारी पाकिस्तान स्टॉक में कंपनी अवेलेबल हैं। तो अभी ट्रेड ऑफ होगा बिटवीन सेवर, जो सेविंग इन द बैंक डिपॉजिट, वर्सेस कि वो ट्रेजरी बिल में या इजारा सकूक में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन्वेस्ट कर दे या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दे। फरीद साहब, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टॉक मार्केट में ये कैपिटल आए और यहीं पे जो है वो एक अच्छे बेनिफिट्स जनरेट हो। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफी डिटेल एनालिसिस। अतीक साहब, मैं आपसे ही पूछूंगी कि ये बात भी कंप्लीट करें, और दूसरा इन्होंने पे आउट्स के हवाले से बात करें, तो कंज्यूमर फाइनेंसिंग बढ़ जाएगी क्या इसके बाद? जो कि जैसे फाइनेंसिंग को तो बढ़ना चाहिए, क्योंकि नहीं अभी नहीं, अब तो पॉलिसी रेट तो अनाउंस होना नहीं है, लेकिन हमें आहिस्ता आहिस्ता मॉर्गेज इकोनॉमी की तरफ जाना चाहिए, बिकॉज इकोनॉमिक एंजाइटीज बहुत आई हुई हैं, लोगों के पास कैश फ्लोज नहीं है, कैश क्रंच है, तो हमें इसमें मॉर्गेज इकोनॉमी पे जाना चाहिए। क्यों नहीं कंज्यूमर फाइनेंसिंग को बढ़ना चाहिए? फरीद साहब बता रहे थे रेट वगैरह का, तो इसमें अभी भी डिफिकल्टी है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सच बात है कि इन रेट्स पे काम हो रहा है। आप बैंकर्स के साथ जरूर आपकी रिलेशन हो, बैंकर्स के साथ आप बात करें, लेकिन पॉलिसी मॉडल्स भी होते हैं उनकी, तो वही बात सारी से आ गई है कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें कंज्यूमर फाइनेंसिंग पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है और कंज्यूमर फाइनेंसिंग को बढ़ाना है। मैंने बाजी में भी ये बात काफ़ी दफ़ा कही है कि आप कंज्यूमर फाइनेंसिंग करेंगे तो जो उसकी बेसिक एसेट रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसकी पूरी होंगी, वरना वो लाइबिलिटी बनकर चलती रहेंगी और वो इसी कुड़न में रहेगा कि वो इन चीज़ों को खरीद नहीं पा रहा है, बिकॉज पावर पैरिटीज बहुत ज़्यादा है और परचेजिंग कॉस्ट भी नहीं मीट कर पा रहा है आदमी। तो अच्छी बात है, और इसको आगे बढ़ाने के लिए यही अगेन वही बात आती है जो अभी हो रही है कि किसी न किसी तरह कंज्यूमर फाइनेंसिंग में रेट को कम करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि बिजनेस कम्युनिटी का ये मुतालबा काफ़ी दिनों से और ये पूरा नहीं हो रहा है, और इस मुतालबे की तरफ फिर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेस टू फाइनेंस और कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी भी बहुत महंगा है। अगर आप इसको नहीं कवर करेंगे, आपकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वही हशर में रहेगी, आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ेगी, आपकी कंज्यूमर बिहेवियर भी आपका खराब हो रहा है। इन डैमेजेस को करने के लिए बिल्कुल सही बात है कि हमें कंज्यूमर फाइनेंसिंग को सस्ता करना है और रेट को नीचे लाना है। और ये थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि मॉनेटरी पॉलिसी का रेट एक एक बेसिस पॉइंट पे या थोड़े से बेसिस पॉइंट के साथ नीचे आ रहा है। उसकी एक ही रीजन है, उसके ये कि ये बहुत टाइटनिंग है, आईएमएफ की एक डिक्टेशन है, बहुत टाइटनिंग है, कंट्रोल्ड है। डिक्टेशन तो नहीं कहेंगे, हमारी इकोनॉमी के भी हालात वो थे, फिर ये डिबेट लंबी हो जाएगी। मैं आमिर साहब से इंट्रोडक्टरी अगेन कमेंट ले लूं दोबारा। आमिर साहब, थोड़ा सा हम इस चीज को आगे लेके चलें और बिजनेसेस की तरफ ध्यान दें। बिजनेसेस बढ़ाना वक्त की जरूरत है, साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट के नंबर्स भी बढ़े, हमने रेमिटेंसेस भी देखे कि इस बार बढ़ गए, हमारे ऑल टाइम हाई पे गए। क्या दिखाई दे रहा है आगे बिजनेसेस को चलने के लिए, क्या क्या चीजें हैं रिक्वायर्ड और क्या क्या आप समझते हैं कि ऑप्शंस गवर्नमेंट ने जो है वो देख ली हैं?
बिजनेसेस के लिए देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है, ईज ऑफ बिजनेस। ये जितना ईज ऑफ बिजनेस क्रिएट किया जाएगा लोगों के लिए, तो उतना ही लोगों को फ़ायदा होगा। और जैसे जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो ये रिलेट करती है आपका डॉलर से। इसमें बहुत सी ऐसी आप देखें इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर डॉलर ऊपर जाता है तो उनका बेनिफिट होता है, जैसे आईटी इंडस्ट्री हो गई आपकी, या इवन अगर कोई एक्सपोर्ट है और उसको पैसे बाहर से आ रहे हैं, जो भी जैसे टेक्सटाइल हो गई, तो उसमें उनको बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको नुकसान होता है डॉलर के ऊपर जाने से। तो हमें दोनों चीज़ों को देखने की ज़रूरत है, बैलेंस करने की ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल की हमने जैसे बात की, हमेशा मैंने ऐसे देखा है कि ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है ना, उसकी जड़ को पकड़ना चाहिए। जड़ का है, जड़ है कि पाकिस्तान में जो है आज तक जो फार्मास्यूटिकल के अंदर जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूस ही नहीं होता, हम अपना नहीं करते, हम हर चीज़ इंपोर्ट करते हैं। यही माइंडसेट हमें बदलने की ज़रूरत है। ड्रग्स हैं, ड्रग्स की जो उनकी जो हम कह सकते हैं हर्ब्स हैं, उनके लिए कुछ क्लाइमेट ऐसा रिक्वायर्ड होता है जो आपके मुल्क में नहीं वो होता। बहुत ही कम है, वो बहुत ही कम है। लेकिन उसके साथ वी आर ऑलरेडी फुलफिलिंग द 90% ऑफ ड्रग्स। बिल्कुल, लेकिन वो बाहर से मंगवा के रॉ मटेरियल कर रहे हैं। अगर हम यहाँ रॉ मटेरियल बनाएं तो बेसिकली यहाँ कॉस्ट फैक्टर की बात करना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट फैक्टर आप गिरा सकते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। और जितना आप अपनी कॉस्ट को घटाएंगे और रॉ मटेरियल अपना बनाएंगे तो आप एक अच्छी प्रोडक्ट मार्केट में दे भी सकते हैं। वो रिसर्च बेस्ड भी होगी, उसकी क्वालिटी भी अश्योर्ड होगी, और उस चीज़ को आप समझ के सिर्फ यहाँ बना नहीं सकते, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ ऐसे कंट्रीज़ हैं, आप एशिया में उनको भेज भी सकते हैं, इवन बाहर भी भेज सकते हैं। तो यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि आगे जो है चीज़ें मुझे तो पॉजिटिव ही नज़र आ रही हैं, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और उसके साथ होमवर्क किया है, इन चीज़ों के लिए बहुत तैयारी की है, बहुत अरसे से हमने वेट किया है इसके लिए। बिल्कुल, और ये फर्स्ट टाइम जो है वो माशाल्लाह से पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही मैं कहूँगा कि आप देखें हर चीज़ के इंडिकेटर्स पॉजिटिव हैं। आप पाकिस्तान का स्टॉक एक्सचेंज देखें कि उसने क्या उसकी परफॉर्मेंस जा रही है, और मतलब इस वक्त जो दुनिया की जो नज़र है वो ये वाकई में देख रही है कि ऐसा क्या पाकिस्तान के अंदर स्टेप्स लिए जा रहे हैं, और वो इससे सीखना भी चाह रहे हैं, क्योंकि जाहिर बात है कि एक चीज़ परफॉर्म कर रही है और वो नज़र आ रही है दुनिया को, 100% से भी ज़्यादा ग्रोथ सीधी सी बात है। तो वो ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कहीं पे भी। तो ऐसा अगर हो रहा है तो इसका मतलब है बहुत ही कोई ड्रास्टिक ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जो प्रॉपर डायरेक्शन में लिए गए हैं, और जिसका जाहिर सी बात है कि अब आपके सामने रिजल्ट भी आ रहा है। हमने 2-3 साल पिछले बहुत ज़्यादा एक मुश्किलात सही हैं, कोविड के बाद, फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, तो ये सब चीज़ें अब अगर स्टेबल हमें एक एनवायरनमेंट मिला है तो व्हाई नॉट, मतलब मार्केट बिल्कुल। और इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखें पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक बहुत बड़ा एक सेगमेंट है, जैसे कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़ी जो कंपनीज हैं, तो आपका जैसे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है, हालात और बेहतर हो इंशाल्लाह, तो आप देखिएगा कि लोग बाहर से यहाँ पे आके बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। आपके पाकिस्तान के अंदर 10 से ज़्यादा बुलंद तरीन पहाड़ हैं जो ऑल ओवर दुनिया के अंदर हैं। सेकंड हाईएस्ट पीक आपकी K2 पाकिस्तान के अंदर है। आपका सिर्फ जो टूरिज्म है उसके उसी की मद में आप इतने पैसे कमा सकते हैं कि बिलियंस ऑफ डॉलर उसके अंदर जो है आ सकता है। इसी तरीके से यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं, और आपके बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं। आप देखें पाकिस्तान में 4 मौसम है और उसका भी जो है फ़ायदा उठाना चाहिए। जैसे इन्होंने उसकी बड़ी अच्छी बात की, प्रोड्यूस की भी की, प्रोडक्ट की भी की, तो उसको भी हम बढ़ा सकते हैं, उसकी क्वालिटी को एनहांस कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। एंड में मैं वही कहना चाहूँगा कि इसको ना सीखने की और समझने की ज़रूरत है। हम जहाँ पाकिस्तान एक प्रॉब्लम है जहाँ हम लैग करते हैं, वो R&D है, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो हमारे, आप किसी भी जगह उठा के देख लें तो वहाँ पे आपको इसके अंदर कमी मिलेगी। इस कमी को मैं कहता हूँ कि एजुकेशन को के ज़रिए फुलफिल करें और अपना लिटरेसी रेट ऊपर लेके जाएं। और ये जो चीज़ है, इसको जैसे ही अगर आप उसके करीब जाएंगे तो आप खुद देखेंगे कि पाकिस्तान
एक ऐसा मुल्क बन जाएगा कि लोग उसमें बाहर से लोग आएंगे और वो देखेंगे फॉरेनर्स के इनका मॉडल क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। मैं अतीक साहब से पूछूंगी। अतीक साहब, आपकी जो एफिलिएशन है थोड़ी एजुकेशनल साइड से भी है, आप काफी यूनिवर्सिटीज के पैनल पे हैं, आपको क्या लगता है यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में कुछ ऐसा सिलेबस भी है जो ऑब्सोलीट हो जाना चाहिए या हो चुका है लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान में पढ़ाया जा रहा है? इंडस्ट्रियल जो एक इनोवेशन है उसके साथ कनेक्टिविटी कैसे देखते हैं आप? इनको क्यों नहीं कनेक्ट करवाते? देखिए, जिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं हूँ वो पाकिस्तान की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं और वो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और बिजनेस मैनेजमेंट में भी उनका एक बड़ा किरदार है। करिकुलम ऐसा बनाया जा रहा है कि बच्चे जहाँ पे पढ़ाई पे बुकिश होते हैं ना, वहाँ पे प्रैक्टिकल भी हो तो उनको इंटर्नशिप की तरफ भी किया जाए। तो एकेडमिया और इंडस्ट्रियल की एक रिलेशन है जिसको फ़रोग देने की कोशिश जा रही है और बहुत इस पर काम भी हो रहा है और इसमें काफ़ी कामयाबी भी हासिल हुई है। बात बिल्कुल सही कही उन्होंने कि जब तक हम पढ़ा लिखा पाकिस्तान नहीं बनेंगे, हमारे अंदर एजुकेशन नहीं आएगी तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन इसके साथ साथ जहाँ एजुकेशन की बात हो रही है वहाँ एक्विजिशन ऑफ स्किल की भी बात है। जहाँ एजुकेशन की बात होगी उसके साथ साथ स्किल की भी बात होनी चाहिए। तो ये बात भी हो रही है और इसकी मिसाल मैं कई बार देख चुका हूँ कि हमारी मिनरल एंड माइनिंग में हम उनको तोदों को तोड़ के भेज देते हैं। उसको अगर हम वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम खुद वो स्किल रखें और उसको हम कर सकें। पहले वो तोदों को तोड़ के भेजते थे लेकिन आप बड़े काट के भेजते हैं। एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट जो मैं कहना भूल गया था और वो ये थी कि जब हम बात कर रहे थे कि वेयर हाउसिंग को और लॉजिस्टिक को इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया तो हम उसमें साथ में प्रोसेसिंग यूनिट की बात भी करें। देखिए, प्रोसेसिंग यूनिट पाकिस्तान का फ्यूचर है क्योंकि पाकिस्तान में 20% वो फ्रूट हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी फेंक देते हैं। लेकिन प्रोसेसिंग यूनिट होगा तो उसकी प्रिजर्वेशन होगी और बाई प्रोडक्ट्स बन के हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स के फिगर भी बढ़ जाएंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने एक बड़ा अच्छा किया है कि प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए लैंड्स देने का फैसला किया है कि आप लोग ये एक बड़ा मतलब ये अच्छा ये इनिशिएटिव अभी जी हाल ही में हुआ है। ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है और उसमें हम देख रहे हैं कि जहां मैरीटाइम की बात कर रहे थे कि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है तो उसमें हमने देखा टाइम में फिश सीट और फिश मील वगैरह को भी और दूसरी कुछ चीज़ों को इसके साथ जो अटैच है उनको भी सेल टैक्स से विड्रॉ कर दिया गया है, उन पे सेल टैक्स लगे ताकि लोग एनकरेज हों। हमारे 1000 किलोमीटर का कोस्टल लाइन है, हम उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा रहे। उसमें बेशुमार चीज़ें जो हमारी एक्सपोर्ट को, हमारी लोकल प्रोडक्ट्स को बढ़ा सकती हैं और वहाँ से मेड इन पाकिस्तान एंड प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान और भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जहाँ से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ब्लू इकोनॉमी की आपने बात की तो चाइना एंड जापान both countries are interested to take seafood from Pakistan. Not Pakistan. only China and Japan, but Korea is also interested in deep sea fishing with us. और वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें वो सारे नॉर्म्स, यूरोपियन यूनियन हमारे साथ काफ़ी कुछ कर चुका करना चाहता है लेकिन वही बात है हमें सीरियसली मैरीटाइम को लेना पड़ेगा, मैरीटाइम पे स्टडी करने हमारी पैकेजिंग का भी इश्यूज है। अतीक साहब, क्या आप इसको ऊपर हाईलाइट करेंगे कि पैकेजिंग के जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके ऊपर भी काम होना जरूरी है? प्रोसेसिंग यूनिट भी उसका एक हिस्सा है और पैकेजिंग भी उसका एक हिस्सा है और उसमें इन तमाम चीज़ों को मिलाकर एक टेक्निकल एबिलिटी आती है जो थोड़ी सी हमारे यहाँ मिसिंग है। आपको एक बात बता दूं कि आपने एकेडमिया का नाम लिया, हमने इंडस्ट्रियल का भी नाम लिया। एकेडमी में सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटी उसमें एक मैरीटाइम की जो फैकल्टी बनी है वो मैरीटाइम की फैकल्टी इसीलिए बना कि 2 पोर्ट्स के शहर बहुत दुनिया में कम होते हैं। कराची इज अ 2 पोर्ट का शहर, इसका मैरीटाइम बहुत मैग्निफिसेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो उस मैग्नीटाइम को आगे बढ़ाने के लिए उसमें न सिर्फ ये कि बच्चे पढ़ने बाहर नहीं जा सकते थे, पढ़ाई बहुत महंगी है बाहर की, तो फॉरेन क्वालिफाइड और फॉरेन टीचर्स को बुला के उनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है और इस तरह बच्चे क्वालिफाई हो रहे हैं और देख रहे हैं बैजेस निकल रहे हैं और वो शिपिंग में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन में एब्जॉर्ब हो रहे हैं, वो लॉजिस्टिक में, सप्लाई चेन में हो रहे हैं और सबसे बढ़कर वो मैरीटाइम में एब्जॉर्ब हो रहे हैं। हमें अपने मैरीटाइम को डेवलप करना है और आप देखिए प्राइम मिनिस्टर ने पिछले दिनों सेंट्रल एशियन कंट्रीज को कहा कि आपके पास लैंड लॉक कंट्री, आपके पोर्ट्स नहीं है, आप हमारे पोर्ट कराची के दोनों पोर्ट्स यूज करें। तो इस तरह क्या हो रहा है कि हवाले से ही बड़ा एक तो हमारे ये पोर्ट्स ऑलरेडी एक स्टेज पर हैं जहां पे एक कंपैरेटिव स्टडी इनको मिलती है कि ये इनका एक नुक्ता है जहां पर ये खड़े। तो ये जब और बिजनेस आएगा और जरूरत होगी तो इसके इक्विपमेंट और मशीनरी और फैसिलिटीज में और बर्थ में मजीद तरक्की होगी और हम देख रहे हैं ऐसा हो रहा है। आज हम बहुत खुश हैं, हमारे पास बहुत सारी अच्छी बातें हैं। मैं आपको बता रहा हूँ अभी यूएई ने इन्वेस्टमेंट की है हमारी कुछ बर्थों पे बेहतरीन और मैं इसके फेवर में हूँ और अभी हम देख रहे हैं कि एक शिपिंग कंपनी ने 2 बर्थों पे इन्वेस्टमेंट की है। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली हम अपने लॉजिस्टिक्स पे, मैरीटाइम पे आगे बढ़ रहे हैं, इस पे काम हो रहा है। माजी में कोई मिसाल दे दे कि हमारे मैरीटाइम, लॉजिस्टिक, पोर्ट या शिपिंग पे कोई ऐसा काम हुआ हो? हाँ, या पोर्ट्स पे कोई काम हुआ हो जो एक बेसिक नेसेसिटीज हैं पोर्ट की, उस पे कोई काम हुआ हो? दिस इज अ बिग एग्जांपल।
of It the means growth कि- of the economy अच्छा, through एक चीज maritime. अगर आप देखें, थोड़ा सा हर सेक्टर को देखें तो वहां कहीं ना कहीं कोई ना कोई इनिशिएटिव, कोई ना कोई चीज ऐसे की जा रही है। मैं आमिर साहब आपसे भी चाहूंगी कमेंट करें आप कि हर सेक्टर के अंदर काम हो रहा है। अगर हम फूड सेक्टर में देखते हैं, फूड सेक्टर में काम हो रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर फार्मास्यूटिकल को देखते हैं, या हम ये शिपिंग की बात की पोर्ट के हवाले से इन्वेस्टमेंट को लाने के लिए, और अगर हम टेक्सटाइल को देखें, डिफरेंट सेक्टर, आईटी को देखें, यू नेम इट, एंड देयर आर लॉट ऑफ सेक्टर्स। तो क्या समझते हैं आप कि कितना इंपॉर्टेंट था? क्या पहले भी लिए जा सकते थे कि स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं बस? बिल्कुल। मेरे ख्याल में हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है और वो अल्लाह की तरफ से ही होता है। तो मेरे ख्याल में अब राइट टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की अभी 14 अगस्त को 77th जो है हमने सेलिब्रेशन इंडिपेंडेंस की है। तो अगर हम यहाँ से एक वैसी कंपैरिजन करें कि आज हम कहाँ हैं, हमारे पड़ोसी कहाँ हैं और दुनिया कहाँ है, तो उससे अगर हम देखें तो पाकिस्तान थ्रू आउट 77 ईयर्स आप देखें कि एक ऐसी जगह नहीं पहुंचा जहां पे हम देखना चाहते थे एज अ कॉम और सब मिलके, जिससे हमें खुशी हो। तो आज फर्स्ट टाइम मैं ये कहना चाहता हूं कि अब हमें ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, बिल्कुल राइट विजन के साथ जा रहे हैं। और जब राइट विजन और राइट डायरेक्शन में आप जाते हैं तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, और रिजल्ट्स की तो हम बात कर रहे हैं और रिजल्ट्स ही हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ जो एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है जिसकी मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि हम बात करते हैं ज़मीन की, क्योंकि ज़ाहिर बात है इंसान खड़ा होता है ज़मीन पे, लेकिन ये चीज़ जो है शायर जो है हमारे इल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने भी कही कि आप ज़मीन पे कदम ज़रूर रखें लेकिन अपनी निगाह आप आसमान पे रखें। तो यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि जो एरो स्पेस और इसके जो डायनामिक्स हैं और स्पेस की जो आगे टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आ रही हैं, उसकी स्पेस की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं पाकिस्तान में मौजूद, इस्लामाबाद में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं। उस पर भी हमें साथ साथ चलना चाहिए जहाँ तक हम चल सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा कि फ्यूचर के अंदर आपके जो एस्टेरॉइड्स हैं, आपकी जो प्लैनेट्स हैं, इनकी एक्सप्लोरेशन होगी, यहाँ से ऑयल, आपके मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाएंगे। तो इसकी रेस में भी हम पीछे नहीं रह सकते। तो इसकी भी एजुकेशन के हमें अंदर रहना है, साथ रहना है। और एक और चीज़ ये कि पाकिस्तान के अंदर हम जितना ईज़ ऑफ बिजनेस डेवलप करें फॉरेनर्स के लिए तो उतना ही आसान हो, जैसे एफडीआई के अंदर हम अभी कर रहे हैं ऑलरेडी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो और ज़्यादा उसको किस तरीके से कर सकते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमें इसके एफडीआई को इंटरनेशनली हर मुल्क के अंदर अपनी जो टीम है उसे भेजें, और वो मीटिंग्स वो मीटिंग्स तो करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के नाम से, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि मेड इन पाकिस्तान, प्रोडक्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से जाके इंटरनेशनल एक्सपोज के अंदर हिस्सा लें जो हुई इनका, और उसके अंदर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को दिखाएं कि पाकिस्तान है क्या, हम लोग हकीकत में है क्या, और पाकिस्तान का मतलब क्या है, ताकि दुनिया को समझ में आए कि हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल। मैं अतीक साहब से पूछूंगी, अतीक साहब इन्वायरमेंट के हवाले से बात की है, क्लाइमेट चैलेंजेस भी हैं आगे हमारे लिए, तो उससे भी थोड़ा सा हमें देखना है, डेली बेसिस के इश्यूज को भी लेके चलना है। तो जरा मैं चाहती हूँ कि आप इसके ऊपर भी जरा थोड़ा एक नजर डालें। देखिए, क्लाइमेट कंट्रोल पे अगर हम काम नहीं करेंगे, जिसको हमने बुरी तरह नेगलेक्ट किया हुआ और उस पर ध्यान नहीं देते हम, क्लाइमेट कंट्रोल पे काम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हम देखें EHS जो दुनिया में एक फार्मूला निकला कि देयर इज नो लाइफ EHS, यानी एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, तो उसको हमें ध्यान देना होगा और देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से अपनी क्लाइमेट कंट्रोल्स पे जा सकते हैं, क्योंकि हमें हीट वेव्स फेस करनी होती हैं, हमें बहुत टेंस विंटर आता है, हमारे पास रेनी सीजन आते हैं, हमारे ग्लेशियर्स निकल जाते हैं, हमारा फ्लड आता है, ये सारे क्लाइमेट जो चेंजेस आती हैं और हमें डैमेजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे बड़ा टफ टाइम हमें देना पड़ता है, हमारी क्रॉप्स तबाह होती है, और जब क्रॉप्स तबाह होती हैं तो हम फूड सिक्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। हमें फूड सिक्योरिटी से की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है हमें, बल्कि हम देख रहे हैं कि अब हम माशाल्लाह अब फूड सिक्योरिटी से निकलकर हम फूड एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हमारी वन ऑफ द प्रोड्यूस जो है वो हमारी फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो उन्हें हमें प्रिजर्व करना है। उन्हें हम प्रिजर्व एक ही तरह कर सकते हैं जब हम अपने एनवायरमेंटल कंट्रोल पे ध्यान दें। इट्स नॉट ओनली नेसेसरी कि हम सिर्फ ट्री प्लांट करें, हमें और भी बहुत सारी चीज़ें करनी जिनका जिक्र एक पूरा प्रोग्राम चाहिए। तो मुख्तसर कहता हूँ कि EHS पे ध्यान देने की बहुत सख्त जरूरत है। वेल, थैंक यू सो मच। अतीक साहब हमारे साथ मौजूद है। आप सजाद साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, आज आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिटेल डिस्कशन की कि ओवरऑल बिजनेसेस पॉइंट ऑफ व्यू कैसे जो है वो फोकस्ड हो, और साथ साथ जो हमने मार्केट का ट्रेंड देखा है वो भी एक बेनिफिशियल है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।